जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आपने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुनी होगी, जिसमें यहां पर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। आज के सेशन में हम दो चीज डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, तो स्टैटिक पार्ट कि 2018 की जनवरी में जब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आती है, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आती है, क्या क्या प्रोविजंस उस टाइम पर आए एंड गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे। एंड नंबर टू, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जजमेंट, बिकॉज जजमेंट में यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। अभी तक 2017 में जब हम देखते हैं कि राइट टू प्रिवेसी पुट्टास्वामी केस, जिसमें टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास आया था, बट यहां पर जब जजमेंट आती है तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि राइट टू प्रिवेसी, दैट इज आर्टिकल नंबर 21, और राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल नंबर 19, अब ये दोनों आमने सामने आ गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट अमंग टू फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर उन्होंने यूज किया डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। इसको भी डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है यहाँ पर 2018 में यहाँ पर आपके पास आता है, दैट इज जनवरी 2018। अब सरकार कहती है कि हम ये इसलिए लेकर आए थे सो दैट ब्लैक मनी पर यहाँ पर कर्व किया जाए, कैश फ्लो को यहाँ पर रोका जा सके। आई होप दिस इज क्लियर। इससे पहले हमारे पास 2010 में यहाँ पर एक एक्ट आया था, दैट इज FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले फॉरेन कंपनीज यहां पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती थी, डोनेशन। बाद में यहां पर उनको डोनेशन अलाउ करा गया। ओके। उसके बाद 2017 में यहां पर फाइनेंस एक्ट आता है। तो नंबर वन, अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटी से अगर इसे हम कनेक्ट करें तो नंबर वन आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट आ गया मनी बिल। दैट इज बिकॉज इसको मनी बिल यहां पे डिक्लेयर करके अरुण जेटली जी ने पास करवाया। एंड उसके बाद यहां पर चार चेंजेस लाए गए। नंबर वन, आरबीआई एक्ट 1934 में सबसे पहले चेंज किया गया, और ये कहा गया कि जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको हम अलाउ करते हैं कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड यहां पर इशू कर सकते हैं। बॉन्ड क्या है? एक पीस ऑफ पेपर। जैसे कुछ साल पहले आपने एक टर्म सुनी होगी, मसाला बॉन्ड, ठीक है, रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड मसाला बॉन्ड। डन। तो एक पीस ऑफ पेपर है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स पर्सन है या फिर कोई कंपनी है, ठीक है, वो अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, डोनेशन करना चाहती है, ठीक है। अब कैश में तो बिल्कुल सारा के सारा नहीं कर सकते, यहाँ पे लिमिटेशंस लगा रखी थी, ठीक है। पहले 20,000 था कि भाई आपको इतने तक ही आप कैश दे सकते हैं। अब इसके बाद ये कहा गया कि ब्लैक मनी को चेक करने के लिए, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए, यहां पर कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं? एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू आप पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रहे हो एंड एनोनिमसली कर रहे हो। दैट मीन्स आपका नाम यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए इसको बियरर बॉन्ड भी कहा गया है। बियरर बॉन्ड का मतलब क्या है कि ना तो यहाँ पे जो बायर है यहाँ पे, ठीक है, और डोनर है, किसी का भी नाम इसके ऊपर नहीं होगा। दैट इज वाई इसको प्रॉमिसिंग नोट या फिर बियरर बॉन्ड भी कहा गया है। अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि कोई एक एक्स पर्सन है, वो एसबीआई में जाता है यहाँ पे, ठीक है, एंड एसबीआई की ही कुछ यहाँ पे ऑथोराइज ब्रांचेस हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू कर सकती हैं। सारी की सारी ऑथोराइज नहीं है, कुछ को ही ऑथोराइज किया गया है। एंड एक साल में 4 क्वार्टर्स हो गई, उन 4 क्वार्टर्स में यहाँ पर 10 दिन के लिए विंडो ओपन होती है, एंड उन 10 दिनों में यहाँ पर एसबीआई क्या करेगी? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करेगी। नाउ, अब कोई एक्स पर्सन है, वो बैंक के पास गया, उसने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है। उसने यहाँ पे एसबीआई को 1 करोड़ रुपए दिए कि मैं इस पार्टी को देना चाहता हूं। एसबीआई के पास वो इंफॉर्मेशन रहेगी, एंड इसके बदले में इसको एक पीस ऑफ पेपर, एक बॉन्ड मिलेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड। उस पे अब किसी का भी नाम नहीं लिखा होगा कि किसको दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका डोनर का, बायर का, किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं होगा।
अब इसके बाद इस पीस ऑफ पेपर को वो पॉलिटिकल पार्टी, इस बॉन्ड को पॉलिटिकल पार्टी को, एक्स वाई जेड जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उस पार्टी को वो दे देगा। अब पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर, 15 डेज के अंदर उसको यहाँ पे इन कैश करवाएगी फ्रॉम द ऑथोराइज्ड एसबीआई बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर 15 दिनों के अंदर उन्होंने इसको इन कैश नहीं करवाया तो वो पैसा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाता है। ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से डिस्कस करें, इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्यों लाया गया? सो दैट यहाँ पर कैश फ्लो को रोका जा सके, ब्लैक मनी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाई जा सके। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2017 2017 में यहाँ पे सरकार क्या करती है? अमेंडमेंट करती है। कैसे करती है? फाइनेंस एक्ट लेकर आती है 2017 का, एंड 4 चेंजेस करती है। आरबीआई एक्ट 1934 में चेंज करा, ये कहा कि शेड्यूल्ड बैंक्स अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। नंबर 2, कंपनीज एक्ट को कर लिया गया, बिकॉज कंपनीज एक्ट पहले कुछ प्रॉफिट का कुछ 7.5% या कुछ प्रोपोर्शन ही यहाँ पे डोनेट कर सकते थे। अब ये कहा कि वो अनलिमिटेड डोनेशन दे सकते हैं। इसलिए आपने टर्म सुनी होगी इसमें, क्विड प्रो क्यो। दैट मीन्स आप किसी चीज, एक बंदे को फेवर कर रहे हो, उसके बदले में आपको एडवांटेज मिल रहे हैं। इसलिए इस जजमेंट में कहा गया कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल नंबर 14 और फ्री और फेयर इलेक्शंस को कहीं ना कहीं वायलेट कर रही है। बिकॉज आप देखोगे कि यहाँ पर जो बिग पार्टीज है, जहां पर बिग डोनेशंस दी गई हैं, क्वाइट ऑब्वियस है फेयर तो नहीं हुआ। यहाँ पे फेयर का मतलब क्या है कि हर पार्टी के पास इक्वल चांस होगा जीतने का। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को और फ्री और फेयर इलेक्शंस, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है हमारा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको भी वायलेट कर दिया। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे इसमें चेंज किया गया, एंड उसके बाद आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसमें भी चेंज किया गया। इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, बट सबसे पहली स्लाइड में हमारा मोटिव है कि हमें एसबी, इसके बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पहले पता हो कि ये होता क्या है, सो दैट आप इस जजमेंट को और ढंग से समझ पाए। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड हमने देखा कि फाइनेंस एक्ट 2017 में मनी बिल ला के इसको लाया गया। यहाँ पे कुछ कैटेगराइज्ड ऑथराइज्ड एसबीआई की ब्रांचेस थी, जिनको कहा गया कि आप जनवरी, अप्रैल, ठीक है, क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स में आप क्या करेंगे? 10 दिन तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करेंगे। ठीक है, एनोनिमस होगा, राइट टू प्रिवेसी रखी जाएगी, सो दैट यहाँ पे किसी का नाम ना पता लग सके। उसके बाद जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 15 दिनों के अंदर इस बॉन्ड को इन कैश करवा सकती हैं। अगर 15 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के पास ये चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये थी स्कीम। सवाल क्यों उठ रहे थे लास्ट ईयर से ही कि भाई कहीं ना कहीं जो बिग पार्टीज हैं, यहाँ पे कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि रूलिंग पार्टी बीजेपी जो है उसको ये फेवर कर रहे हैं, बिकॉज बिग बिजनेसमैन जो है, बिकॉज अब कंपनीज अनलिमिटेड इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती हैं, बिकॉज कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी दोनों ही इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। तो क्विड प्रो को उन्होंने कहा भी कहीं ना कहीं तो ये आर्टिकल 39C डीपीएसपी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ सिंगल हैंड, कहीं ना कहीं तो उसको भी वायलेट कर रही है। दैट मीन्स यहां पर ये कहा गया कि जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, क्विड प्रो क्यो, कि वो अगर फंडिंग करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस उनके बदले में कहीं किसी को टेंडर्स मिल रहे हैं, किसी को बिग यहाँ पे एडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 फ्री और फेयर इलेक्शंस को ये वायलेट कर रही है। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रो, व्हाट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट? ये पूछा जा सकता है कि प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट होता क्या है, जो कि राइट टू प्रिवेसी यहाँ पर के पुट्टास्वामी केस में यहाँ पर वर्डिक्ट में आया था कि भाई अगर आपसे प्रिवेसी छीन भी रही है सरकार तो देयर शुड बी अ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि किस तरीके से छीन रही है। ये नहीं कह सकती कल को सरकार कि हम आपसे राइट टू लाइफ छीन रहे हैं, ये कह के कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं। दैट मीन्स देयर शुड बी अ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बट यहां पर क्या होता है कि जब दो या उससे ज्यादा लेजिटिमेट राइट्स के क्लैश होते हैं, जैसे यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी और राइट टू फ्रीडम के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सरकार कह रही है कि हम राइट टू प्रिवेसी के कारण यहां पर इसको लेकर आए थे, एनोनिमस बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। वहीं पर अगर हम बात करें एडीआर, जो इसमें पटिशनर थे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 19 को वायलेट कर रहे हो आप, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन।
फेमस नारायण केस 1976 इंदिरा गांधी वाला, जबकि कहा गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, वो वायलेट हो गया। आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी को आप वायलेट कर रहे हो, डेट मींस अब इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग नहीं है। जो बिगर पार्टीज हैं फंडिंग के कारण हो सकता है कि वो जीतें। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड नंबर पे यहाँ पे जितने भी कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जितने भी चेंजेस किए गए थे उन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। एंड जब चंद्रचूड़ साहब जी को ये लगा कि यहाँ पर दो फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रिवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन आमने सामने है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तब उन्होंने यूज किया डबल प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अब अपने आने वाले इस सेशन में। ओके, नाउ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, headed by Chief Justice D.Y. Chandrachud, held at 2018 जनवरी में ये स्कीम आई थी, was violative of कौन कौन से, नंबर 1 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये तो आपको पता ही है राइट टू इंफॉर्मेशन, बट एग्जाम में आपसे ये केस पूछा जा सकता है। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस, फेमस केस जो हमारे पास था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन will be treated as fundamental right under article number 19. This case itself is important. Number 2, जितने भी चेंजेस किए थे यहाँ पे सरकार ने फाइनेंस एक्ट लाकर, मनी बिल लाकर, that is रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा एसबीआई को कहा है कि 3 वीक्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को 1 वीक के अंदर यहाँ पे करना है अगले फर्दर फर्निश। अनरिडीम्ड बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कल देखते हैं कि ट्विटर पर यहाँ पर एक्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर SY कुरैशी साहब ने यहाँ पे लिख दिया, एक ट्रॉल चलाया वहां पे कि अडानी अंबानी सब लाइन में लगे हुए हैं अपने पैसे लेने के लिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिफंड एंड रिटर्न। यहाँ पे वर्ड है रिटर्न, कि भाई जो आपने अभी तक बॉन्ड इन कैश नहीं करवाए हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो आप रिटर्न कर दीजिए बैंक को। ठीक है, सो इस वर्ड को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है एग्जाम में, इट इज अ रिटर्न। जो भी बॉन्ड किसी ने XYZ पर्सन ने पॉलिटिकल पार्टी को दिया था, तो यहाँ कहा कि यस्टरडे, इसमें एक वर्ड भी जोड़ा गया है यस्टरडे, कल तक जो भी आपके पास अनरिडीम्ड बॉन्ड है आप इनको रिटर्न कर दीजिए। सो दिस वाज द जजमेंट बाय द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चंद्रचूड़। नाउ राइट टू प्रिवेसी में आर्टिकल नंबर 21 में केस पुट्टू स्वामी केस में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इज एक आपके पास आया था टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। भाई अगर राइट टू प्रिवेसी आपसे छीन रही है सरकार, तो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को उसको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। क्या है, the action is sanctioned by a law, that means there should be a law, that means there is a legislation. Number 2, जो भी आप लॉ लेकर आ रहे हो उसका एक लेजिटिमेट एम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे संजय किशन कौल साहब जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि भाई राइट टू सीक इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द राइट टू एनोनिमस, राइट टू प्राइवेसी। आप ये नहीं कह सकते कि वो एक लेजिटिमेट एम था कि प्राइवेसी हम रख रहे हैं और यहाँ पर हमारा लेजिटिमेट एम ये है। तो कॉल साहब ने कहा कि ये यहाँ पर लेजिटिमेट एम नहीं है। नंबर 3, द एक्सटेंट ऑफ सच इंटरफेरेंस, जो सरकार इंटरफेरेंस कर रही है, they must be proportionate to need for such interference. There should be a rationality. That means जो आप इंटरफेरेंस कर रहे हो वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, उसके लिए नीड, जो नीड है उससे प्रोपोर्शनेट है कि नहीं। नंबर 4, there must be a procedural guarantee against abuse of such interference. Important कि अगर आप ये इंटरफेरेंस कर भी रहे हो, ओके, आप छीन रहे हो, तो उसके बदले में कोई प्रोसीजर गारंटी दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सवाल उठाए गए, एक वर्ड सुना होगा आपने डी फैक्टो, डी ज्यूरे। डी ज्यूरे मींस आप सबको पता है कि एसबीआई के पास वो इंफॉर्मेशन है कि किस किस ने कितने पैसे दिए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई डी फैक्टो असली में तो क्या पता सरकार को एसबीआई के थ्रू पता ही हो कि किस किस ने कितने डोनेशन दिए हैं, एंड अकॉर्डिंगली क्विड प्रो क्यो, उसको वो बदले में कुछ ना कुछ एडवांटेज दे सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे कोई आपने कोई गारंटी नहीं दी कि अगर आपसे आपके ये इंटरफेरेंस करके प्राइवेसी छीन भी रहे हो तो देयर मस्ट बी अ प्रोसीजरल गारंटी अगेंस्ट अब्यूज ऑफ सच इंटरफेरेंस। अभी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है जब राइट टू प्राइवेसी के केस में आया, बट यहाँ पे
चंद्रचूड़ साहब ने कहा, अकॉर्डिंग टू हिम प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट इज फॉर व्हेन राइट इज डायरेक्टली टेस्टेड अगेंस्ट स्टेट एक्शन। भाई स्टेट एक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट आता है। बट जब बैलेंसिंग ऑफ राइट हो, भाई एक तरफ तो आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी आ गया, एक बार आर्टिकल 19 राइट टू गेट इंफॉर्मेशन आ गया, इस टाइम पर आपको डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट यूज करना पड़ेगा। एंड डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट में ये देखा जाएगा कि स्टेट ने लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड यूज करा कि नहीं करा। ये क्या होता है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव, अभी डिस्कस करते हैं ना। अब लीस्ट डिस्ट्रक्टिव या लीस्ट इंट्रूसिव कह सकते हैं। इसका क्या है मतलब कि स्टेट की जो अप्रोच थी अपने गोल को अचीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहां पे था एनोनिमस रखने के लिए, इज द लीस्ट हार्मफुल टू द राइट्स इन्वॉल्व्ड। भाई वो लीस्ट हार्मफुल हो, तो इस वाले पॉइंट में चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि इसके बदले में इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम लाकर सरकार अपने मोटिव को, ब्लैक मनी को चेक करने के मोटिव को फुलफिल कर सकती थी, जिससे के कारण राइट टू इंफॉर्मेशन भी इन्फ्रिंज नहीं होता और राइट टू प्रिवेसी भी यहाँ पे इन्फ्रिंज नहीं होता। बैलेंसिंग इंपैक्ट कहा कि भाई इट चेक्स फॉर डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट ऑन ईदर राइट, स्ट्राइविंग फॉर अ फेयर बैलेंस। भाई एक फेयर बैलेंस हो, बिल्कुल राइट टू प्रिवेसी भी ना हो, राइट टू सीक इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, दैट मीन देयर शुड बी अ बैलेंस वन। इसलिए उन्होंने क्या कहा, इस स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम या अदर स्कीम्स के थ्रू भी सरकार यहां पर ब्लैक मनी को चेक करने के अपने मोटिव को फुलफिल कर सकती थी। सो वर्ड आपके आ सकता है डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। सबसे पहले कब यूज हुआ, तो ठीक है आपके पास आ गया है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब ये स्कीम थी जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में समझा दिया। इंटरेस्ट फ्री बियरर बॉन्ड्स हैं कि कीवर्ड्स याद रखना है, पी नोट प्रोमिसिंग नोट्स, ठीक है। इस पे बियरर बॉन्ड्स मतलब यहाँ पे किसी का नाम नहीं होगा, एनोनिमस होगा। शेड्यूल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ऑथराइज थी, उसकी भी कुछ ब्रांचेस थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1000 से लेकर 1 करोड़ तक है, उसकी फॉर्म में आ सकता है। केवाईसी कंप्लेनेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 15 दिन तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उसको इन कैश करवा सकते हैं, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो पैसा चला जाएगा। नाउ 15 डेज का आपको मैंने बता दिया। द नेम एंड द अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द डोनर्स आर नॉट एंटर्ड, इसलिए इसको एनोनिमस बॉन्ड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट इज देयर इज नो कैप ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। भाई एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप कितने भी यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वंस इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशंस आर कंसीडर्ड टैक्स एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 80GG एंड 80GGB, इसमें इसको यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन में भी रखा गया है। डन। अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकती हैं, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लास्ट इलेक्शंस में जिसको एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स मिले हो असेंबली के या फिर लोकसभा के इलेक्शन में, या फिर जो कि पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29 कैपिटल ए, यहाँ पर वो ही इसको ले सकती हैं यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। Political parties have to encash within 15 days. The bonds can be encashed by eligible political party through designated bank account. जहां पर भी उनका designated bank account होगा उधर से ही यहाँ पे उसको वो इनकैश करवा सकते हैं। अब पेपर में आपके लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा। नंबर 1 इज द मनी बिल। नंबर 2 इज आपके पास आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, 3 आर्टिकल इसमें इन्वॉल्व थे। नंबर 3 आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज स्पीकर की पावर्स, बिकॉज स्पीकर डिसाइड वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की तरह ही एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की तरह ही एक मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। ऑल दो मसाला बॉन्ड्स के मोटिव अलग है, बट आपका होमवर्क है कि आपको मसाला बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मसाला बॉन्ड्स भी यहाँ पे आए थे, ऑल दो उनका मोटिव बिल्कुल अलग है। उसके बाद डबल प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 21 राइट टू प्रिवेसी पुट्टा स्वामी केस में आई थी। इसके अलावा और कुछ भी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स मैंने आज के सेशन में कवर कर दिए हैं, सो दैट आपके पॉलिटी और करंट अफेयर्स दोनों पार्ट आराम से कनेक्ट हो सके। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।